हाँ भाई, क्या हाल चाल मेरे सभी शेरनियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिखर बैच में। दोस्तों, पिछले क्लासेस में हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है विलयन। बच्चों, इसमें आज आपकी 18वीं क्लास है। इसके पहले आपकी 17 क्लास हो गई है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप सभी लोग उसको अच्छे से देख लीजिए। जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार ही आए हैं या इस वीडियो पे पहली बार क्लिक किए हैं, उनके लिए मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, जैसे मैं हर वीडियो में देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, यूट्यूब पे एक बैच लॉन्च किया गया जिसका नाम है शिखर बैच। ये बैच 2025-26 सेशन के लिए है। और दोस्तों, ये बैच बिल्कुल फ्री है, ठीक है, और हिंदी माध्यम के सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश बोर्ड से हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड से हो। बेसिकली उनका बोर्ड जो है हिंदी मीडियम का होना चाहिए, ठीक है बच्चे। और बिहार बोर्ड भी मैं बोल दे रहा हूँ, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि हमारे बोर्ड का नाम ही नहीं लिए, ठीक है। तो सभी हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए और बेफिक्र होके अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि बच्चे जिस प्रकार से आपको पेड बैच में कंटेंट दिया जाता है, नोट्स दिया जाता है, डीपीपी दिया जाता है, वो सब कुछ आपको इस चैनल पे फ्री में मिलने वाला है। तो देरी किस बात की, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है हिमांक में अवनमन, जिसको बच्चे क्या बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सब पे बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बस आपको एक ही काम करना है, अब आपको दुनिया की सारी चीज़ों से मुक्त हो जाना है और सिर्फ पूरा कंसंट्रेशन इस बोर्ड पे रखना है। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ उसको आपको अच्छे से सुनना है और समझना है, ठीक है बच्चे। नोट्स तो आपको मिल ही जाएगी, आप टेंशन नहीं लेना है, लिखने की भी टेंशन नहीं, आपको सिर्फ सुनना है। बच्चे, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चे? इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्वथनांक उन्नयन पढ़े थे, है ना, क्वथनांक के बारे में पढ़े थे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़े थे, न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़े थे। तो आप सभी लोग उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, न्यूमेरिकल्स लगाते रहिए किताब से, ठीक है। चाहे एनसीईआरटी ले लीजिए, चाहे फिर आप रेफरेंस किताब ले लीजिए, सब में आपको सवाल मिल जाएगा, तो आप लोग लगाते रहिए, ठीक है भैया। आ जाइए। अब सबसे पहले आज की क्लास में हमको समझना है हिमांक क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। सर एक मिनट, टॉपिक तो हमारा हिमांक में अवनमन है, तो इसको क्यों लिखे हैं? बेटा एक बात बताओ, जैसे पिछले क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक में अवनमन, ठीक है, ये सब मैंने पढ़ाया था। तो बेटा वहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको क्वथनांक पढ़ाया था। वैसे ही हिमांक में अवनमन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या जानना होगा मेरे बच्चे? हिमांक को जानना होगा कि आखिरकार फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है बच्चे। तो आ जाओ समझते हैं कि हिमांक क्या होता है। जैसे बच्चे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके सामने है एक बर्तन, ठीक है। इस बर्तन में आपका मान लीजिए पानी है ना, क्या है सर? पानी है। अब इस पानी को अगर हमें क्या करना है, ठंडा करना है, ठीक है। मान लीजिए इसको हमको जमाना है। जमाने का मतलब क्या है सर? सर इसको बर्फ़ बनाना है। अगर मुझे पानी को बर्फ़ बनाना है तो इसको हम क्या करेंगे सर? ठंडा करेंगे। क्या करेंगे सर? ठंडा करेंगे। बेटा फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक, हिमांक का मतलब होता है भैया, हिमांक का मतलब होता है कि हम किसी द्रव को ठोस में परिवर्तित कर दें, ठोस में परिवर्तित कर दें। अब द्रव को ठोस में परिवर्तित कैसे करेंगे? तापमान में परिवर्तन करके, तापमान में परिवर्तन करके। आप सब लोग जानते हैं पानी तभी ठोस में बदलेगा, पानी तभी बर्फ में बदलेगा जब पानी को ठंडा करेंगे। ठंडा करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हम उसके तापमान में गिरावट कर रहे हैं, उसको ठंडा कर रहे हैं ना, उसका टेम्परेचर गिरा रहे हैं, मतलब हिमांक, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर गिर रहा है ना, तो इस चीज़ को हम लोग हिमांक बोल देंगे। कुल मिला के इधर देखो, समझ गए हो तुम लोग। हिमांक में, अरे यार डायरेक्ट हिमांक में अवनमन ही लिखा है क्या? अच्छा यहाँ लिखा है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। पहले हिमांक समझते हैं। परिभाषा क्या लिखी हुई है? हिमांक वह तापमान होता है जिस पर कोई द्रव जमकर ठोस में बदल जाता है, ठीक है बच्चे। हिमांक वह तापमान होता है जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाता है। जैसे पानी लिए, पानी को ठंडा करते जाओ तो कोई ना कोई तो टेम्परेचर होगा ना। हाँ सर सही बात है। तो हमारा पानी किस में बदल जाएगा सर? ठोस में। जैसे पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है सर? अगर पानी को हम ठंडा करते जाएंगे तो जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा सर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पानी हमारा जम जाएगा। क्या हो जाएगा सर? पानी हमारा जम जाएगा।
द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो उदाहरण लिखा है पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाता है। बात समझ में आई? हिमांक क्या होता है बच्चे, जिसको इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। हिमांक एक प्रकार का टेम्परेचर है। कैसा टेम्परेचर है सर? जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव ठोस में बदल जाए। जिस टेम्परेचर पे कोई द्रव ठोस में बदल जाए उस टेम्परेचर को हिमांक बोलते हैं बच्चे, इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? हो सकता है शुरू में थोड़ी बहुत बातें अजीब लगी हों, ठीक है। अगर आप डेली क्लासेस देख रहे हैं तो आपको अजीब नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। और अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय रखिएगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, वीडियो तो कई सारे लोग देखते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता, 1-2 बच्चे लाइक करते हैं, बहुत गंदी आदत है। आप सबको वैसे लाइक कर देना चाहिए, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो, है ना। ठीक है बेटा, तो हिमांक समझ गए सर। जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है उस टेम्परेचर को ही हिमांक बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको ना, बेसिक, ये कहाँ गया, ये बताया था ना, पानी को हमने जमाना है, मतलब बर्फ बनाना है, ठोस से द्रव बदलेगा जिस टेम्परेचर पे, है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे सर? हिमांक बोलेंगे। आ जाओ बेटा, अब अगला टॉपिक है हिमांक में अवनमन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा ये पेपर में आता है, ठीक है। अब ये हिमांक में अवनमन क्या होता है सर? देखो बेटा, अवनमन का मतलब होता है घटना, कम होना, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। जैसे मान लीजिए ये बर्तन है ना, इस बर्तन में पानी है, ठीक है। पानी को जब हमने जमाया तो पानी सर 0 डिग्री सेल्सियस पे ठोस में बदल जाएगा। यानी कि यहाँ पे इसका जो हिमांक आया सर, यहाँ पे जो इसका हिमांक आया वो क्या आया सर? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या आया सर? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पानी को जब हमने जमाया तो अब मान लीजिए पानी अकेला नहीं है, पानी में हमने नमक डाल दिया। क्या डाल दिया सर? नमक। अगर हमने पानी में नमक डाल दिया तो क्या पानी अब भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जम जाएगा? या फिर इसको और अच्छे से समझाने के लिए आपके सामने मैं 2 गिलास बनाता हूँ, ठीक है, 2 गिलासा, ध्यान दीजिएगा। मैंने 2 गिलास आपके सामने बनाया है ना। दोनों गिलास में देखिएगा, इसमें पानी है, सिर्फ पानी, और बेटा ये भी इसमें पानी है, और पानी के साथ साथ बेटा इसमें नमक है। 2 चीज़ है। अब दोनों बर्तन को हम फ्रिज में रखेंगे बेटा। अगर दोनों बर्तन को फ्रिज में रखेंगे तो बेटा सेम टाइम पे चेक करेंगे तो बेटा पानी जम जाएगा, पानी मतलब जम जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका ये नहीं जमेगा, मतलब इसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। कहने का तात्पर्य है सीधी सीधी भाषा में, तो भैया पानी जम जाएगा जल्दी, मतलब जल्दी 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाएगा। लेकिन अब ये वाला जो पानी और नमक है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जमेगा, और कम टेम्परेचर लेगा, मतलब और ठंडा करना पड़ेगा। समझे मेरी बात? और ठंडा करना पड़ेगा, यानी कि सर टेम्परेचर गिर गया। टेम्परेचर क्या हो गया सर? कम हो गया। बोलो ना यार। इसी बात को बोलते हैं हिमांक में अवनमन। क्या बोलते हैं बच्चे? हिमांक में अवनमन। कहने का मतलब क्या है? परिभाषा के फॉर्म में क्या बोलेंगे? जब किसी विलायक में या जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके हिमांक में कमी होती है। क्या होती है सर? मतलब हिमांक को टेम्परेचर ही बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अब टेम्परेचर ना बोल करके हिमांक बोला जा रहा है। हिमांक में कमी होती है और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन बोलते हैं। परिभाषा आपके सामने लिखा है, ये लिखा है, देखो ये हिमांक में अवनमन। जब किसी शुद्ध द्रव जैसे पानी में कोई विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है तो उसका हिमांक कम हो जाता है, मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है। इस प्रक्रिया को हिमांक में अवनमन कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब बेटा देखो, जैसे मान लीजिए हमने पानी लिया, क्या लिया सर? पानी लिया, इसको हम फ्रिज में रख दिए तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जम गया, ठीक है। लेकिन इसमें हम पानी के साथ साथ नमक ले लेंगे तो अब हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जमेगा, टेम्परेचर और कम होगा, माइनस में जाएगा। हो सकता है -1 डिग्री सेल्सियस पे, या -2 डिग्री सेल्सियस पे, या -3 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पानी क्या हो जाए सर? जम जाए। जैसे देखो और आसान भाषा में इसको समझाते हैं, अगर आप पानी नमक मिला दें तो वह 0 डिग्री सेल्सियस की बजाय -2 डिग्री सेल्सियस या -3 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी कम तापमान पर जमेगा वो। जैसे देखो ये बेटा, ये इसमें तुम्हारा पानी अकेला था और इसमें तुम्हारा क्या है सर? पानी और नमक है। अब पानी अकेला है तो सर पानी श्योर है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जमेगा, लेकिन अब तुम पानी और नमक लिए हो तो ये श्योर नहीं है, पानी और नमक श्योर नहीं है कि 0 पे जमेगा। ये -2 पे भी जम सकता है, -3 डिग्री सेल्सियस पे भी
जम सकता है, हो सकता है इससे भी कम टेम्परेचर चला जाए। तो टेम्परेचर में कमी हुई कि नहीं हुई? कैसे कमी हुई सर? विलेय पदार्थ मिलाने पे। नमक क्या है सर? विलेय है, पानी क्या है? विलायक है। तो विलायक में जब विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो उसके तापमान में गिरावट आ जाती है, मतलब हिमांक में कमी आ जाती है। तापमान को देखो, हिमांक बोला गया, समझना, तापमान और हिमांक एक ही चीज है, दोनों टेम्परेचर ही हैं, ठीक है। तापमान में कमी आ जाती है बोल दो, या तो फिर साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, हिमांक में कमी आ जाती है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं बच्चे? हिमांक में अवनमन, ठीक है। इतनी बात सब लोग समझ गए, ठीक है। अब कारण क्या है जो टेम्परेचर में कमी आ जाती है? इसका कारण क्या है? विलेय पदार्थ के जुड़ने से द्रव के अणुओं की गति बाधित हो जाती है, जिससे वे आसानी से ठोस में परिवर्तित नहीं हो पाते, ठीक है। ये रीज़न है, आप इसको पढ़िएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है हमने। अब यहाँ पे मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा। देखो, मान लो भैया ये आपका बर्तन था, ठीक है। एक बार और मैं ये बर्तन बनाऊंगा, उसके बाद नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे सूत्र बताना है। इस बर्तन में हमारा सिर्फ पानी अकेले था। जब पानी अकेले था तो हमारे ये पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जा रहा था? सर पानी हमारा जो जम रहा था, सर पानी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था, ठीक है। यानी कि हिमांक कितना था सर? पानी का जो हिमांक था बेटा, जो पानी का हिमांक था, या हम कह सकते हैं पानी द्रव है और द्रव को हम लोग विलायक बोलते हैं। तो बेटा जो विलायक का हिमांक था, विलायक का हिमांक था, वो कितना था सर? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। विलायक का हिमांक था 0 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा इसको सूत्र फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हम मान लेते हैं जो विलायक का हिमांक है वो सर TF नॉट है। क्या है सर? TF नॉट, ठीक है। ये हमने मान लिया अपने मन से। अब बेटा इसमें करते क्या है? इसमें हम क्या करते हैं? विलेय पदार्थ को मिलाते हैं। अगर सर विलेय पदार्थ को मिलाएंगे तो होगा क्या? अब ये विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? विलयन। और फिर हमारा टेम्परेचर और कम हो जाएगा इसको मिलाने से, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे सर? इसको सर हम बोलेंगे विलयन, ठीक है, विलयन। और फिर विलयन का टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन का सर हिमांक बोल देंगे, विलयन का हिमांक, ठीक है। अब विलयन का हिमांक जो कम होगा उसको हम बोल देंगे TF। क्या बोल देंगे सर? TF। एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि सर हम जो है क्या कहते हैं, शुद्ध विलायक का जो हिमांक होगा TF नॉट लिखेंगे, और सर जो हमारा विलयन का हिमांक होगा उसको TF लिखेंगे। अब सर इन दोनों के अंतर को क्या बोलेंगे? हिमांक में अवनमन। क्या बोलेंगे? हिमांक में अवनमन। जैसे याद करो, सिमिलरली जैसे आपको क्वथनांक में उन्नयन पढ़ाया गया था। क्वथनांक में उन्नयन क्या पढ़ाया गया था कि सर जो शुद्ध द्रव होता है, शुद्ध द्रव का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर उसमें हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो फिर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, फिर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे उसकी वाष्प दाब बनती है, ठीक है। तो वो विलयन का क्वथनांक था, है ना, जिसको हमने एक बारी क्या बोला था, विलायक का क्वथनांक हमने TB नॉट बोला था, और विलयन का क्वथनांक हमने TB बोला था। दोनों के अंतर को डेल्टा TB बोले थे ना, वैसे ही यहाँ भी तो है, ठीक है। अब इन दोनों के अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे सर? डेल्टा TF। क्या बोलेंगे सर? डेल्टा TF। अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोग बताना, ठीक है, सब लोग अपना दिमाग लगाना। विलायक का हिमांक बड़ा होगा कि विलयन का हिमांक बड़ा होगा? या फिर कह सकते हैं TF नॉट बड़ा होगा कि TF बड़ा होगा? ठीक है, सवाल है आपका। सवाल क्या है सर? सवाल ये है कि सर TF नॉट बड़ा होगा कि TF बड़ा होगा? सब लोग कमेंट में बताओ कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा बेटा बताओ। सब लोग कमेंट करो, झूठ मत बोलना। तो बेटा यहाँ पे आपका TF नॉट क्या होगा सर? बड़ा होगा, और TF क्या होगा सर छोटा होगा। क्यों? क्योंकि सर देखिए अभी आप बताए थे सर, अभी आप बताए थे कि सर अगर हम पानी अकेले को गर्म करेंगे तो पानी अकेला हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे जम गया, सॉरी गर्म करें, सॉरी मैंने गर्म करना बोल दिया। जब पानी अकेले को हम ठंडा करेंगे तो पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस आया, यानी कि सर 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जम गया। लेकिन मेरे बच्चे, पानी और नमक को जब हम मतलब ठंडा करेंगे तो अब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस या -3 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? टेम्परेचर कम हुआ ना, तो सर ये हमारा जो पानी अकेला था ये हमारा TF नॉट था, और ये हमारा क्या है सर? TF है। बेटा ये कम हो रहा, माइनस में जा रहा है। तुम एक बात बताओ, दिमाग लगाओ, गणित उड़ित आती है थोड़ी बहुत। जीरो बड़ा होता है कि -2 और -3? सर 0 बड़ा होता है। तो सर हमारा TF नॉट क्या हो जाएगा सर? बड़ा हो जाएगा। कहाँ लिखे थे?
हाँ टी एफ नॉट क्या हो जाएगा सर, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझे। अब बेटा देखो इन दोनों को अंतर को हम कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा सर, टी एफ नॉट माइनस में टी एफ। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन सर जो हम क्वथनांक में उन्नयन पढ़े थे, डेल्टा टी बी बराबर उसको हमने क्या बोला था, टी बी माइनस टी बी नॉट। वहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ये क्वथनांक का उन्नयन है, क्वथनांक का उन्नयन, ये चीज़ हमने पढ़ा था वहाँ पे, है ना। बोलो यार, ये चीज़ हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था सर, बिल्कुल पढ़े थे। अब थोड़ा सा आगे आए, बोलो बोलो, इतनी चीज़ सबको समझ में आ गई। तो हमारा हिमांक में अवनमन ये हो गया, इसका सूत्र हो गया। आपके पेपर में आएगा तो परिभाषा लिखेंगे या सूत्र लिख देंगे। ठीक है, चित्र बना के खत्म, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। और ये रीज़न मैंने दिया है आपको डिटेल में समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। अपनी खूबसूरती ये है ना कि मैंने ऐसे कंटेंट बनाया। आ जाओ थोड़ा आगे आते। बेटा आपने पढ़ा क्या सर, हमने पढ़ा डेल्टा टी एफ इक्वल टू हाँ टी एफ नॉट माइनस में टी एफ। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ वेयर मतलब जहाँ, है ना। डेल्टा टी एफ क्या है सर, सर डेल्टा टी एफ क्या है, आप सभी लोग कमेंट करिएगा। डेल्टा टी एफ का मतलब क्या है, हिमांक में अवनमन। क्या बोलेंगे सर, हिमांक में अवनमन। और मेरे बच्चे टी एफ नॉट क्या है सर, सर टी एफ नॉट का मतलब है, टी एफ नॉट का मतलब है, क्या मतलब है सर, इसको कलर से लिखें क्या, येलो से ही लिखते हैं ना। अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। टी एफ नॉट क्या है सर, शुद्ध विलायक का हिमांक, या फिर विलायक का हिमांक भी बोल सकते हो। शुद्ध विलायक का हिमांक। ठीक है, और बेटा टी एफ क्या है सर, विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक। ये फार्मूला आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है बेटा, ये फार्मूला आप सभी लोग क्या करेंगे सर, याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ, कुछ चीज़ें और बताता हूँ। ये हमें सबको समझ में आएगा सर। हिमांक में अवनमन का सूत्र ये हो गया। अब कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। क्या किए गए बच्चे, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, मतलब प्रयोग किए गए। क्योंकि सर रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो साइंस में ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं सर, एक्सपेरिमेंट की होती हैं, है ना, प्रायोगिक चीज़ें होती हैं। तो एक्सपेरिमेंट करके प्रयोगों द्वारा देखा गया कि सर जो डेल्टा टी एफ होता है, ये क्या हो रही है यार, सही है, आ जाओ। प्रयोगों द्वारा देखा गया कि सर जो डेल्टा टी एफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके सर, यम के। यम क्या होता है सर, मोललता, मोललता। देखो बेटा यहाँ पे आप मोलरता भी ले सकते हैं। देखो बेसिकली जो आपका डेल्टा टी एफ होता है ना, जो हिमांक में अवनमन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है सांद्रता पद के। अब सांद्रता पद में आप मोललता भी ले सकते हैं, नॉर्मलता भी ले सकते हैं, मूल प्रभाज भी ले सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो लिया वो लिया मोललता। ठीक है, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन आसान होती है। थोड़ा सा कुछ ऐसा सा मतलब इस प्रकार से रीजन हम देते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होती है, आसान होती है। क्योंकि आप बच्चे हो, आप पढ़ोगे तो आप कहोगे सर मोललता ही क्यों बार बार लेते हैं, मोलरता भी ले सकते हैं, मूल प्रभाज भी ले सकते हैं। नहीं, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका फार्मूला किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ज़्यादातर फार्मूला किसके ऊपर मिलेगा, मोललता के ऊपर। ठीक, तो हमको इसी को पढ़ना है बार बार। मोललता क्यों लेते हैं, समझ में आया, कैलकुलेशन थोड़ा आसान होती है उसमें, ऐसा हम रीजन मान लेते हैं। कुल मिला के आप याद कर लो कि मोललता होता है, बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ से इसको हटाएंगे तो डेल्टा टी एफ ये हटेगा तो एक स्थिरांक आता है, नियतांक आता है के एफ, इनटू में यम। यम क्या है सर, मोललता। तो हमारा फाइनल सूत्र ये मिला। ठीक है बच्चे, के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। के एफ क्या है सर, के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, और यम क्या है बच्चों, मोललता। यम क्या है, मोललता। और डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन। इतनी बात सबको समझ में आई। बोलो यार, जैसे आप लोग वो देखे नहीं थे, इधर साइड में देखो, डेल्टा टी बी जो होता है समानुपाती होता है यम के। तो डेल्टा टी बी बराबर हमने क्या लिखा था, के बी इंटू एम। कुछ वैसा ही तो है ये फार्मूला, कुछ वैसा ही तो है ना। ठीक है सर,
अब देखो इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कैसे? क्योंकि सवाल लगाने में थोड़ा आसानी हो। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू में यम है ना, यम क्या है सर? मोललता। अब बेटा देखो मोललता का जो सूत्र होता है, जो मोललता का सूत्र होता है वो क्या होता है सर? विलेय के मोल बटे में विलायक का भार, विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, गुना में 1000, और इसको ग्राम में लेते हैं। ये हमारा सूत्र होता है किसका सर? मोललता का। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और संक्षेप में मतलब शॉर्टकट में लिखना चाहें तो सर विलेय के मोल कैसे निकलता है? मोल कैसे निकलता है? भार बटे अणु भार। सर अगर मोल हम निकालने चलेंगे, अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अगर हम मोल निकालने चलेंगे तो सर मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणु भार, ठीक है। लेकिन किसके लिए मोल निकाल रहे हैं सर? विलेय के लिए। तो विलेय का भार रखेंगे, विलेय का अणु भार रखेंगे, तो हम मोल बराबर लिख सकते हैं विलेय का भार अगर हम WA मान लें और विलेय का अणु भार MA मान लें। क्या मान लें सर? MA, ठीक है। कोई दिक्कत? अरे यार शॉर्टकट तरीका है। विलेय का भार मैंने क्या मान लिया? WA, विलेय का अणु भार हमने क्या मान लिया? MA, ठीक है। तो मोललता बराबर यहाँ पे लिख नहीं सकते मोल के, विलेय के मोल की जगह पे क्या लिख दें? WA बटे में MA, ठीक है, पूरे के बटे में जो विलायक का भार है बच्चे, जो विलायक का भार है अगर उसको हम क्या मान लें सर? WB मान लें। क्या मान लें सर? WB मान लें, और गुणे में क्या कर दें सर? 1000, ठीक है। ग्राम में है तो 1000 हमने कर दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा सर? हमारा फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा TF बराबर KF इंटू में यम की जगह क्या रख देंगे? WA अपॉन में MA पूरे के बटे में WB, ठीक है, WB, और गुने में क्या कर देंगे सर? 1000। अब बेटा इसको क्या हम शॉर्टकट में ऐसे नहीं लिख सकते? डेल्टा TF बराबर KF गुना में 1000, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, और ये गुणे में क्या हो जाएगा सर? WA, और ये ऊपर पलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा? MA गुणे में WB, ठीक है। ये हमारा फार्मूला बन गया सर, हिमांक में अवनमन बराबर। अब ये कैसे हुआ आप लोग पलट के देख लेंगे कैलकुलेशन, हाँ। अब लिखो, लेकिन यहाँ पे जरूरी क्या है सर? जहाँ डेल्टा TF क्या है? हिमांक में अवनमन, मैं लिख दे रहा हूँ। डेल्टा TF क्या है सर? हिमांक में अवनमन, और मेरे बच्चे यहाँ पे जो KF क्या है सर? मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, और बच्चे यहाँ पे जो WA है वो क्या है सर? विलेय का भार। क्या है सर? विलेय का भार। और बेटा WB क्या है? चलो WB क्या है सर? विलायक का भार, है ना, या द्रव्यमान भी बोल सकते हो, विलायक का भार या द्रव्यमान। और बच्चे यहाँ पे WB क्या है सर? MA विलेय का अणुभार। क्या है सर? विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट। तो ये सब चीज़ें आपके सामने दी हुई हैं। ये फार्मूला भी बहुत अच्छे से मैंने बना दिया ताकि आप सवाल लगा पाएँ, कोई भी सवाल हो लगा लेंगे। सर ये हमें क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको MA पूछेगा। क्या पूछेगा? MA मतलब सर विलेय का अणुभार पूछेगा। कैसे निकालेंगे? अगर हमें MA निकालना होगा तो हम इस फार्मूले को और कैसे लिख सकते हैं? तो सर MA को अगर हम इधर कर लेंगे तो ये उधर चला जाएगा, और क्या, KF वैसे ही रहेगा, 1000 वैसे ही रहेगा, WA वैसे ही रहेगा, बटे में क्या हो जाएगा? डेल्टा TF गुने में WB हो गया, बाकी वही रहेगा ना पूरा, ठीक है बच्चे। क्योंकि सवाल में आपको ज़्यादातर क्या कहेगा? ये फलाने ढिमकाने सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको MA निकालना है, विलेय का अणुभार निकालना है। तो बेटा इस फार्मूले से आप लोग बहुत अच्छे से ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को। अब देखो हमारा जो सवाल है, या आप सबके मन में जो सवाल आ रहा होगा वो है KF। सर ये KF क्या होता है? तो मैंने आपको बताया ना, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो KF का सूत्र क्या होता है सर? तो आ जाइए अब हम लोग आगाज़ करते हैं।
मोलल ऑनमन स्थिरांक यानी कि KF क्या होता है, इसको समझते हैं। बेटा मोलल ऑनमन स्थिरांक की परिभाषा कभी कभी आपके पेपर में पूछ लेता है, तो इस परिभाषा को आपको याद रखना है, 2 नंबर में देता है, ठीक है, यूपी बोर्ड में या कोई भी हिंदी मीडियम का बोर्ड हो तो वहाँ पे पूछा जा सकता है। जब किसी विलायक में एक मोलल लिखो या फिर 1 मोल भी लिख सकते हो, ठीक है, 1 मोलल या 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका हिमांक कितना घटता है, इसे मोलल ऑनमन स्थिरांक कहते हैं। समझे मेरी बात, 2 बार पढ़ना समझ में आ जाएगा, फिर से पढ़ो। जब किसी विलायक में 1 मोल या फिर 1 मोलल अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका हिमांक कितना घटा, उसका टेम्परेचर कितना कम हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलल ऑनमन स्थिरांक या KF बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब KF से रिलेटेड कुछ बहुविकल्पी प्रश्न भी बनते हैं आपके पेपर में जो आपको बहुत कठिन लगते हैं, वो क्या है, मोलल ऑनमन स्थिरांक हर द्रव के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, इसको याद रखना, ये सब स्टार पॉइंट है बच्चे, ये सब आपके स्टार पॉइंट हैं। क्या है सर, मोलल ऑनमन स्थिरांक हर द्रव के लिए क्या होता है दोस्त, अलग अलग होता है और केवल विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये प्रकृति लिखा है यार, ठीक है, टाइपिंग प्रकृति, ठीक है, क्या लिखा है बच्चे, जो आपका मोलल ऑनमन स्थिरांक होता है केवल विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। याद रखना बेटा, पूछा जाता है सवाल, और ये याद करने वाली चीजें हैं ना, तो इसको आपको याद करना है। क्या करना है सर, याद करना है, ठीक है। विलेय पदार्थ पर निर्भर नहीं करता, मोलल ऑनमन स्थिरांक विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। सवाल पेपर में बनेगा तो कर लेना, ठीक है, ये वही चीज मुझे लगता है लिखा है। और बेटा सबसे जरूरी चीज जो मुझे बतानी है आपको, अरे यार वो कहाँ गया, एक चीज और था ना, कि KF आखिरकार निकाला कैसे जाता है, डिलीट हो गया क्या, बेटा आ जाओ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लगता है ये है, ठीक है, मैं सोचा डिलीट हो गया, ये लिखा है। KF आखिरकार निकालते कैसे हैं, KF मोलल ऑनमन स्थिरांक की परिभाषा समझ गए, अब इसका सूत्र क्या होता है, तो बेटा KF बराबर सूत्र होता है RTF स्क्वायर गुणे में विलायक का अणुभार, क्या होता है बच्चे, विलायक का अणुभार बटे में 1000 गुणे में डेल्टा H गलन। अब समझो इसको, इस सूत्र का आपको यूज कहीं भी नहीं है, लगभग आपको KF का मान सभी क्वेश्चन में दिया रहेगा, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे आपको KF का मान दिया रहेगा, क्या रहेगा सर, दिया रहेगा, लेकिन फिर भी हमें चुल मस्ती है कि सर आखिरकार KF का फार्मूला क्या होगा, तो देख लो जो किताबों में दिया है। R क्या होता है सर, गैस स्थिरांक होता है, डेल्टा H क्या होता है, गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। ये गुप्त ऊष्मा क्या होती है आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए 1 मोल द्रव है, क्या है सर, 1 मोल द्रव है, ठीक है। अब इस 1 मोल द्रव को हमको ठोस में परिवर्तित करना है, यानी कि बर्फ बनाना है। तो ठोस से बर्फ बनाने के लिए जो ऊष्मा लगेगी, जो ऊर्जा लगेगी, उसी को बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं सर, गलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, तो इस पर ज़्यादा बहस नहीं करनी है। TF क्या होता है सर, TF सर विलयन का हिमांक होता है। क्या होता है सर, विलयन का हिमांक होता है सर, ये हमको पता है, ठीक है, बाकी कोई टेंशन लेना नहीं है। अब आइए सवाल लगाते हैं, न्यूमेरिकल कैसे लगेगा ये देखिए। पहला न्यूमेरिकल ये रहा, आप सभी लोग इस न्यूमेरिकल को पढ़िएगा, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तब तक मैं एक टॉफी खा लेता हूँ, ठीक है बच्चे। आप सभी लोग इस सवाल को पहले 2 बार पढ़िए, लो तुम भी खा लो, है ना। तो बेटा सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, 2 ग्राम नैफ्थलीन C10H8 को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का हिमांक, सर सीधे सीधे विलयन का हिमांक दिया है, यानी कि सर TF दिया है 0.72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, घट जाता है। अरे ना ना ना, हाँ विलयन का हिमांक, एक सेकंड सवाल को फिर से पढ़ो, ठीक है, कुछ और मान दिया है। 2 ग्राम नैफ्थलीन को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का हिमांक 0.2 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, यानी कि यहाँ पे ना आपको TF दिया है ना TF नॉट दिया है, यहाँ पे आपको डेल्टा TF दिया है। क्या दिया है सर, डेल्टा TF दिया है, ठीक है। सवाल को अच्छे से पढ़ना, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे क्या दिया है। सर घट जाता है, घट का मतलब समझ रहे हो, अबे जैसे क्वथनांक के उन्नयन में मैंने बताया था ना, इतना बढ़ गया था,
तो जितना बढ़ गया वही तो क्वथनांक में उदनयन है, जितना घट गया वही हिमांक में अवनमन है। ठीक है, डेल्टा टी एफ ये है 0.72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, घट जाता है। बेंजीन का के एफ यानी कि के एफ आपको दिया है 5.12 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। ठीक है। नेप्थलीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी कि सर ये विलेय है, नेप्थलीन क्या है, विलेय है, और बेंजीन क्या है सर, विलायक है, यानी कि विलेय का अणुभार ज्ञात करना है। विलेय का अणुभार आपको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चे, विलेय का अणुभार ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, आपको मैंने सूत्र बताया था। अच्छा, एक चीज़ और जान लो, यहाँ पे डेल्टा टी एफ डिग्री सेल्सियस में दिया है, के एफ भी डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो फिर कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसे है वैसे मान रख देंगे। ठीक है, तो अभी मैंने सूत्र आपको पढ़ाया था, यम ए बराबर विलेय का अणुभार बराबर के एफ गुणे में मैंने 1000 पढ़ाया था, और फिर गुणे में मैंने डब्ल्यू ए पढ़ाया था। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा, डेल्टा टी एफ गुणे में डब्ल्यू बी। नहीं यकीन होता तो ये फार्मूला मिला लीजिए। कहाँ पे मैंने पढ़ाया था सर, यहाँ पे देखो, ये एम ए बराबर के एफ 1000 डब्ल्यू ए डेल्टा टी एफ डब्ल्यू बी। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि यही चीज़ निकालने के लिए देगा भी। देखो ये तो मैंने लिख दिया। ठीक है सर, अब जो जो मान दिया उसको रख दो बेटा। देखना, एम ए बराबर के एफ कितना दिया सर, 5.12 दिया है, गुना में 1000, और बेटा गुना में डब्ल्यू ए कितना दिया है बेटा सर, विलेय का भार जो है 2 ग्राम दिया, 2 दिया है, और बेटा ठीक है देखो यहाँ पे 2 ग्राम दिया है ना, तो ये क्या है सर, विलेय का भार है। विलेय का भार क्या होता है सर, डब्ल्यू ए कितना दिया सर, 2 ग्राम दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, जी एम मतलब ग्राम। ठीक है, और बटे में डेल्टा टी एफ कितना दिया सर, 0.72 दिया है, गुने में डब्ल्यू बी कितना दिया सर, डब्ल्यू बी सर 50 ग्राम दिया है। ठीक है, मतलब सर विलायक का जो भार दिया है ये विलायक ही तो है, ये डब्ल्यू बी है, और ये क्या है सर, डब्ल्यू ए है ना, इतना याद रखना। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए बच्चों इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिटेल में। अब अगर आप लोग कहें तो मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आंसर लिख दूं। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, है ना, वैल्यू तो मैंने पुट कर दी, अब आप लोग खुद से कर लेंगे, है ना। तो समय को बचाते हैं, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके रख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब आप कर सकते हैं, इतने समझदार हैं सभी लोग। 5.12 मल्टीप्लाई में 1000, फिर मल्टीप्लाई में क्या है सर, 2। ठीक है, कितना आएगा सर, 10, इतना आएगा। ठीक है, अब नीचे क्या है सर, नीचे है 0.72 मल्टीप्लाई में क्या है सर, 50 डिवाइड कितना आएगा, 36, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 10 2 4 0 डिवाइडेड बाई 36 कितना आएगा बच्चों, 284.444, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर ऑन करके आपके सामने कैलकुलेट करके रख दिया। अब यही इसका सही आंसर है। ठीक है बच्चे, तो इतना जो है नेप्थलीन का जो द्रव्यमान है आएगा, यानी कि सर विलेय का द्रव्यमान कितना आया सर, विलेय का जो द्रव्यमान आया, विलेय का जो भार आया वो आया 284.444, लगभग 5 के आसपास, है ना, ग्राम। अब ये आंसर सही है कि गलत है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिया भी गया है, ये आंसर लिखा है। ठीक है, मैंने पहले से आंसर लिख दिया है, क्योंकि बेटा देखो कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन गलत हो जाती है ना। सवाल तो सही ही लगाएंगे सभी लोग, लेकिन कैलकुलेशन कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसके पहले क्वेश्चन में नहीं लिखते थे, लेकिन आज से लिख दिए कि भाई आंसर हम भी मिला लें, आप भी मिला लें, सही है कि नहीं। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपको कह रहा है 40 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 200 ग्राम जल में घोलने से हिमांक कितना घटेगा, पानी के लिए केएफ का मान दिया है। सबसे पहले विलेय का जो द्रव्यमान दिया है, विलेय का द्रव्यमान डब्ल्यू ए कितना दिया सर, 40। लिख दें क्या, विलेय का भार, नहीं तो तुम कहोगे डब्ल्यू ए क्या है, भूल जाओगे, है ना। विलेय का भार कितना दिया है, 40 ग्राम, और बच्चों विलायक का भार कितना दिया है, 200 ग्राम। केएफ कितना दिया, जो जो दिया है पहले लिख लिया करिए।
इतना डिग्री सेल्सियस, ठीक है, केल्विन केजी पर मोल, ठीक। अब बेटा देखो पूछा क्या है, 40 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 200 ग्राम जल में घोलने से हिमांक में कितना घटेगा, हिमांक कितना घटेगा, यानी कि सर आपको क्या पूछा है सर, डेल्टा टीएफ पूछा है, कितना घटेगा ना यार, घटने कितना घट रहा है वो पूछा है, तो सर डेल्टा टीएफ ही तो पूछा है, ठीक है, ये पूछा। अब डेल्टा टीएफ निकलता कैसे है सर, सर अगर हमें डेल्टा टीएफ निकालना है तो हमको पता है सर के एफ इंटू में क्या होता है सर, यम होता है। अगर हम मोललता निकाल लें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो चलो मोललता निकालते हैं। तो मोललता कैसे निकलेगा सर, मोललता निकालने के लिए हमको मोल चाहिए, विलेय के मोल है ना, मोल बटे में क्या चाहिए, विलायक का भार, विलायक का भार, और गुना में क्या करेंगे सर 1000, क्योंकि सर ग्राम में दिया है, ये चीज़ आप सब लोग जानते हैं, ठीक है सर। तो आइए हम सब लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मोललता निकालते हैं। मोललता बराबर विलेय का मोल कैसे निकलेगा सर, मोल अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो विलेय का भार कितना दिया है बच्चे, 40 ग्राम दिया है। और अणुभार कैसे निकलेगा एथिलीन ग्लाइकॉल का, सर कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन है तो 12 गुणे 2 प्लस में 1 हाइड्रोजन का 1 होता है 6 है तो 6 हो जाएगा, प्लस में ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़िएगा 12 दूनी 24 6 30, ठीक है। बोलो यार 12 दूनी 24, 24 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा सर 30 आएगा, 30 30 60 और 2 62, कितना आएगा सर 62 आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं 62 पुट कर दिया। अब इसको अगर मैं कैलकुलेटर का सहारा लूँ और काट के आपको दिखाऊं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कितना था सर हमारा 40 बटे में क्या है सर 62, कितना आएगा 0.645, ठीक है। हमारा ये हो जाएगा आंसर, मतलब आंसर नहीं मोल आ जाएगा है ना। तो मोललता बराबर मोल रख दिए 0.645, और विलायक का भार कितना दिया है बच्चों, सर विलायक का भार दिया है कहाँ गया ये 200, और गुणों में क्या करना है सर 1000 सूत्र का, ठीक है। देखो यही सूत्र में रख रहे हैं, देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 5 10, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो मोललता हमारी कितनी आ जाएगी सर, मोललता बराबर हमारी आ जाएगी 0.645 गुने में 5। अब कैलकुलेटर का हम सहारा लेना चाहेंगे स्वेच्छानुसार, अबे यही तो इसमें साला लफड़ा है, खुल ही नहीं रहा है। तुम लोग बताओ फटाक से, ठीक है, कमेंट कर दो बेटा, ठीक है। तब तक मैं टॉफी खाता हूँ, खुल नहीं रहा तो क्या करूँ। संतरे वाली टॉफी नहीं है, संतरा ही है, समझे क्या। भूत आया, अबे खुलना, चलो मैं फोन से करता हूँ, ठीक है। देखना तुम लोग करके बताओ बेटा, ठीक है। इसको मैं फ़ोन से करता हूँ, देखो ये कितना करना है 0.645 मल्टीप्लाई 5 3.225, ठीक है। मोललता हमारा आ गया, और आप सबको पता है मोललता आ गया तो फिर डेल्टा टी एफ भी आ जाएगा। के एफ कितना दिया है सर 1.86 इंटू में 3.225। अब इसको बेटा देखो, अच्छा एक चीज़ और देखना, अब हमारा के एफ डिग्री सेल्सियस में दिया है तो फिर डिग्री सेल्सियस में ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है, केल्विन में नहीं आएगा, इसको याद रखना। अगर ये केल्विन में दिया होता तो फिर इसको हम केल्विन में बदलते, तो हमको के एफ को याद रखना है किस में दिया है, केल्विन में दिया तो केल्विन में आंसर लाने का प्रयास करेंगे, टी एफ उसमें डिग्री सेल्सियस में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है भैया। 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 3.225, तो बेटा हमारा आ रहा है आंसर 5.9985, ठीक है, ये 9 लिखा है भैया डेल्टा टी एफ, ये हमारा आंसर आया। आप सभी का कितना आया कमेंट में बता देना डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, डिग्री सेल्सियस लिख भी देना, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये 0 डिग्री सेल्सियस हो गया क्या
तो यहाँ पे लगाएंगे डिग्री फिर सेल्सियस, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सही है कि गलत है, आइए यहाँ पे चेक करते हैं। तो बेटा बिल्कुल सही है, 5.99 यही हमने कैलकुलेट किया, आपके आंखों के सामने मैंने किया, चीटिंग मैंने नहीं किया, ठीक है, सिर्फ मैंने कैलकुलेटर का यूज किया है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ सर हमसे सवाल बन रही है ना, सवाल क्या हो रही है सर, बन रही है ना। तो आ जाओ। तो बेटा ये वाला सवाल जो है ना, एक और मैंने ऐड किया है, लेकिन इसको मुझे लगता है कि अभी आप नहीं लगाएंगे। ये वाला टॉपिक आप तब लगाएंगे जब मैं आपको पढ़ा दूंगा वांट हाफ गुणांक, ठीक है, ये पढ़ा दूंगा तब आप इसको आराम से लगाना तो हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर जितने भी सवाल आपके बनेंगे सारे सवाल आप लगा लेंगे न्यूमेरिकल। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय दे देंगे। तो फिर मैं एक अलग वीडियो, अच्छा एक मैं वीडियो तो लेके आऊँगा ही, इसके ऊपर और सवाल कराऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि सवाल में करवा दिया और समझा भी दिया टॉपिक कि आप लगा सकते हैं सवाल अगर आप फार्मूले को समझे हैं तो। ठीक है मेरे बच्चे, अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे बेटा, अगली क्लास में हम इसके ऊपर और इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। हिमांक में और नमन का क्या देखेंगे सर, इसका ग्राफ देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अगली क्लास में, ठीक है बच्चे। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप दिल से पढ़ाई कर रहे हैं ना, पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, ठीक है, ये बहुत गंदी आदत है, तुम्हारी सेटिंग गड़बड़ हो जाएगी नहीं करोगे तो। एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, लाइक शेयर करेंगे और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करेंगे। और अंत में जाते जाते बहुत बहुत थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार आप सभी को, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, राधे राधे।